Hello everyone, welcome to my channel AfhanNet. Today we are going to discuss about the 7th chapter of class 11 physics gravitations and a lots of questions in the form of PYQ has been asked. So this is very important chapters. So student पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे और फार्मूला को रिवाइज करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे ज्योमेट्री में हम लोगों ने इससे पहले वेक्टर में इस पूरे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये जो रेक्टेंगल है इसको दो भाग में बाइसेक्ट किया गया है और फिर ये इसके अंदर में जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं उनमें से एक ट्राइंगल्स के तीनों तरफ के जो डिस्टेंस है वो दिखलाए गए हैं। देखिए यहाँ से फर्स्ट ट्राइंगल के फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है √2a होती है, और जब एक ट्राइंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया जाता है तो फिर जो ट्राइंगल बनते हैं उनके बीच की दूरी a/√2 होती है और इसके चारों तरफ का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, यानी कि a के रूप में ही होता है। ये सभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्राइंगल्स को, एक ट्राइंगल से उसको बीच में बाइसेक्ट कर तो ऊपर वाले का जो डिस्टेंस होता है वो होता है a/√3 एंड इसके चारों ओर की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। नीचे वाला a/2√3 होता है, इसका हाइट जो होता है √3a/2 होता है। इसी तरीके से ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन के सभी एंगल्स बराबर होते हैं 120 डिग्री एंड इसके चारों ओर का जो डिस्टेंस है वो होता है √a। जनरली स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन ग्रेविटेशंस में भी ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई केसेस में जब हेक्सागोन या ट्राइंगल्स वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ग्रेविटेशंस में, तब वहाँ पे उसी प्रकार हम लोगों ने एडिशन देखा था। ये वेक्टर में ही हम लोगों ने देखा था कि जब वेक्टर जो है वो ऐड किए जाते हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में सभी चल रहे हैं, पैरेलल है, तो वेक्टर जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। और वहीं पर देखो कि अगर 60 डिग्री के एंगल बनाया जा रहा है तो उसके बीच का जो रिजल्टेंट होगा √3b होगा, 45 वाले में √2b होता है रिजल्टेंट, 120b वाले में जो रिजल्टेंट होता है वो जो है दोनों ही कंपोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर बेस के बराबर होता है। और 180 वाले में हम लोगों ने देखा था कि 0 डिग्री होता है, ये तो पहले ही डिस्कस हो गया था। फिर यहाँ पे देखिए ये कुछ इसी प्रकार के एंगल है जो आपने ऊपर देखा, उसी को रिवर्स करके हम कह सकते हैं कि बनाया गया कि 60 डिग्री को अपोजिट किया √3, उसका रिजल्टेंट √3b होता है, √3 होता है, 45 का √2 होता है एंड 120 में जो है वो परपेंडिकुलर बेस जो है वो सेम होते हैं। तो ये सारे रिजल्ट इसी के हैं। देखिए यहाँ पे फिर से वो रेक्टेंगल्स की बात हम लोगों ने की थी कि वहाँ पे जो डिस्टेंस हम लोग देखे थे √2a के रूप में, वहाँ पर वही है √2b, इधर √3 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशंस के केस में रेक्टेंगल्स के बीच में जब डिस्टेंस या फिर पोटेंशियल जब पूछे तो उसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं वेक्टर में पूछे गए वेक्टर के एडिशन लॉ से एंड और उसके जो ट्राइंगल्स के जो रूल है उससे हम लोग उसको कोरिलेट कर सकते हैं। साथ में ज्योमेट्री अगर हम लोगों के दिमाग में है तो वो भी काफ़ी मददगार साबित होता है ग्रेविटेशंस के चैप्टर में। देखिए किस प्रकार से जब दो रेक्टेंगल्स कंबाइंड करते हैं तो हम लोग इसको ऐड करके √2 + 1/2b बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरे वाले में क्या था b/√2 इसका रिजल्टेंट था और इसका जो परपेंडिकुलर हम लोग बेस जो है √2b था और रिजल्टेंट b/2, इसका √3b था तो रिजल्टेंट √2b, इसको ऐड कर दिया √2 ये आ गया प्लस 1/2, दोनों से कॉमन निकाल के 1 और b दोनों से कॉमन निकाल लिया और 1/2 + 1/2 कर दिया। तो ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वही सारी चीज़ें दिखाई गई है कि 3 को जब जोड़ देंगे तो 3 का जो है वो सम क्या होगा b 5/4 + 1/3। 5/4 कैसे आता है कि आप जोड़ दो b अपॉन √3 एंड b/4, इन सभी को जोड़ोगे, b को कॉमन निकाल करके b को कॉमन लेकर के बाहर ले लोगे तो 5/4 + 1 ये वाला √3 अंदर आ जाएगा। तो ये था एडिशंस के रूल। आइए देखते हैं फोर्स फील्ड एंड एनर्जी पोटेंशियल क्या होता है।
देखिए ग्रेविटेशन के केस में फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है, और एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है ना। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, वेक्टर एफ इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m1 m2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो यह फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, ये चीज़ याद रखना है। कहता है कि ई जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ग्रेविटेशनल एनर्जी का फार्मूला था GM बाई आर स्मॉल आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू FG बाई एम। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी कुछ उसी प्रकार का होता है, -GM1 m2 डिवाइडेड बाई आर। फ़र्क इतना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फार्मूला में कि यहाँ पे देखो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है एनर्जी में, और इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर केजी होता है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की सिर्फ अगर जब बात की जाती है तो उस केस में देखो इसकी यूनिट जूल होती है, और इसके जो डिवाइड में जो डिस्टेंस आ रहा है उसमें स्क्वायर नहीं होता है। W इक्वल टू mgh इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस h बाई आर, ये काफ़ी फेमस फार्मूला है। कहता है ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मास का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू mgh प्लस 1 प्लस h बाई आर। देखो पोटेंशियल भी से डिनोट करते हैं, -gm अपॉन आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, -gm अपॉन आर होता है। सिमिलरली फोर्स जो होता है -du बाई dr। यहाँ पे d क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द डिस्टेंस इक्वल टू फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी यही हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्टेंस गिव द ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनर्जी देता है, और वेलोसिटी पोटेंशियल एंड डिस्टेंस का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या देता है, फोर्स देता है। ठीक है ना। वेलोसिटी एंड डिस्टेंस का जो डिफरेंशिएशन वो क्या देता है, एनर्जी देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे देखो फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब ग्रेविटेशन काम करता है तो उसका फॉर्मूला जो है वो कहीं ना कहीं GM स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है, और इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। बट वहाँ क्या था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में GM में स्क्वायर नहीं होता था, यहाँ GM का स्क्वायर है, बाकी सभी चीज़ें सेम है। ये जो वैल्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जो कि बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान ग्रेविटेशनल फील्ड के बहुत ही मददगार साबित होते हैं। कई बार नीट में इनके वैल्यू डायरेक्ट भी पूछे गए हैं, और इसकी जो डायमेंशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट में तो पूछे ही जाते हैं। कैपिटल G इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। कैपिटल G इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। सिमिलरली इसकी जो डायमेंशन होती है, जब वो फार्मूला है उसको आप इवोल्यूएट करोगे, फार्मूला कौन सा था, ये वाला, F इक्वल टू GM1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों को जो इसका डायमेंशन निकालने से पता ये चलता है कि इसकी क्या मिल रही है यूनिट, कैपिटल G इक्वल टू m⁻⁻1 L3t-2, यानी कि m जो है एक बार यूज होता है, लेंथ मास एक बार यूज हुआ है, लेंथ 3 बार यूज हुआ है, टाइम जो है 2 बार यूज होता है, किसमें, ग्रेविटेशन में। ठीक है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो मास होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के जो मास है ये मीडियम पर इंडिपेंडेंट होते हैं। कई बार इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के जो मास होते हैं वो मीडियम पर इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब निर्भर नहीं करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जब दो मास है और दोनों मास के जो है हेड कोलाइड कर रहे हैं, मतलब मुंडी से मुंडी अगर कट जाए तो क्या होता है, वो जीरो हो जाता है उसका रिजल्ट। ठीक है ना। देखिए थ्योरी सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव, कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई है ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कि ये किस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। बोलता है कि सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव बिटवीन सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव वेक्टर बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसका जो थ्योरी है वो सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव होता है। ठीक है ना। बिटवीन द इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड क्या, अच्छा तीसरे के बीच में,
जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव होता है। किस प्रकार के, देखो फोर्स भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक सेंट्रल फोर्स था, एक कंजर्वेटिव फोर्स था, ठीक है ना। तो सेंट्रल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स के कैटेगरी में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो है इंडिपेंडेंट होता है थर्ड के बीच में। किसके बीच में इंडिपेंडेंट होता है, थर्ड के बीच में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दो चीज़ें जो बहुत ही गौर से देखने की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल U एंड V ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज़ याद रखना है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, del U इक्वल टू mgh विच इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल h बाई r विच इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्मॉल h बाई r। आगे इसी में बोलता है, ये जो वैल्यू है हम लोगों ने देख ही लिया कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है वैल्यू क्या होता है, 6.66 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर, ठीक है। और इसका यूनिट भी हम लोगों ने डायमेंशन भी देख लिया, कैपिटल G इक्वल टू m⁻⁻1 L3t-2। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता है ग्रेविटेशनल फोर्स का कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, कि दूसरे फोर्स को, ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। अट्रैक्टिव इन नेचर, वीकेस्ट, यूनिवर्सल एंड कंजर्वेटिव। और ये कैसा फोर्स होता है, स्ट्रोंगेस्ट नहीं, स्ट्रोंगेस्ट में तो न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है। ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ये यूनिवर्सल फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स है। ये चीज़ तो देख लिया, सेंट्रल है, वीकेस्ट है, यूनिवर्सल है, कंजर्वेटिव है, लॉन्ग रेंज है, अट्रैक्टिव है। इतने सारे प्रॉपर्टी हो गए। पहले में क्या आ रहा था, सेंट्रल आ रहा था, सेंट्रल। दूसरे में क्या आ रहा था, लॉन्ग रेंज। तीसरे में अट्रैक्टिव। चौथे में वीकेस्ट। पांचवा यूनिवर्सल। छठा कंजर्वेटिव। 6 प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स की। और एक क्या होता है, और मीडियम पर क्या होता है, थर्ड मीडियम पर इंडिपेंडेंट होता है, निर्भर नहीं करता है। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड B में बोलता है gm²/d², ये डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो चीज़ को यहाँ बताया गया है कि अगर b/2 है तो √2d हो जाएगा। अगर b डिवाइड किया गया है 3 से तो √3b कर लिख सकते हैं डिस्टेंस में। देखेंगे क्वेश्चन में अगर 2b है तो यहाँ पर d को √2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब अगर इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर इधर मल्टीपल फॉर्म में है तो इधर डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। ये डिस्टेंस निकालने का ट्रिक है ना, डिस्टेंस निकालने का ट्रिक है। अब देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन मतलब क्या कि एक पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं डिफरेंट फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे एक मास है m1 और वो दो पार्ट में दो मास में कह सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है, m1 और m2 के रूप में, जिनके अपने अपने फोर्स है F1 और F2। अब F1 का जो फार्मूला होगा वो सेम होगा F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r² से, विच इज इक्वल टू F2। Fnet जो है F1 और F2 तो दोनों ही होंगे। F2 के केस में क्या होगा, F2 इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r², और F1 के केस में ये निकल के आ गया है ना, जी m1 m2 डिवाइडेड बाई F1 इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r², ठीक है। तो ये दोनों का हम लोग नेट ले लेते हैं, Fnet F1 प्लस F2, उसी को बोला गया सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। अलग अलग फोर्स को हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, ऐड कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिक्वायर्ड फॉर कन्वेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स की आवश्यकता कब पड़ती है, किसके लिए ज़रूरत पड़ती है, कन्वेक्शन के प्रोसेस के लिए। कन्वेक्शन, इंडक्शन, ये कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 12 का चैप्टर है, और सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए मास से रिलेटेड फोर्स और जो r होता है रेडियस ऑफ अर्थ, उसके बीच में जो
रिलेशन है वो कैसे डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला के माध्यम से। देखिए, अगर कोई एक स्फीयर है या अर्थ ही मान के चलो जिसका मास m है और रेडियस r है, तो उस केस में फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। लेकिन अगर दो स्फीयर है या दो अर्थ है ना, दो अर्थ के दो टुकड़े हैं, तो इस केस में जो होता है दो r हो गए, दो मास हो गए, तो क्या होगा, r का पावर 4 हमेशा r स्क्वायर में ही जाता है, r का पावर 4 हो जाएगा। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 उसी चीज़ को बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि दो अलग अलग मास, जब इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि सेम मास का जब हेड कोलाइड करता है तो वहाँ पे जो है जीरो रिजल्ट आता है, उसको नल पॉइंट भी बोलते हैं, जीरो पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। उनके बीच की जब डिस्टेंस निकालने की बात आती है तो r1 को कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले मास के m1 के r1 को कहते हैं कि रूट m1d डिवाइडेड बाय रूट m1 प्लस रूट m2, एंड r2 को कैसे निकालेंगे, रूट m2d डिवाइडेड बाय रूट m1 प्लस रूट m2। कहता है कि फोर्स जब डेंसिटी दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, तो कैसे निकालते हैं, उसी फॉर्मूला से निकालते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, उसी से मल्टीपल फॉर्म में ले आए। कहता है कि मास यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, जब मास कांस्टेंट रहेगा तो उसका वैल्यू जो है F इक्वल टू रो अंडर ब्रैकेट 4/3 पाई आर क्यू ले लेते हैं, ये तो वॉल्यूम का हो गया। एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना जाता है बिटवीन द सेंटर ऑफ मास के केस में। दोस्तों, इसी के अंदर हमने इन्फिनाइट जीपी नाम के एक टर्म को ऐड किया, हालांकि इससे रिलेटेड फार्मूला आपने बेसिक मैथमेटिक्स में देखे ही होंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसका होता है फुल फॉर्म। कहते हैं कि जब एक फैक्टर है ना 1 + 1/x + 1/x² इस फॉर्म में जुड़ता है जो कि इन्फिनिटी में जाके एंड होगा, तो उसका रिजल्ट जो होता है वो x डिवाइडेड बाय x - 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं रिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। ग्रेविटेशन में रिंग वाला कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है इससे डायरेक्ट, कि इसका एनर्जी बताइए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिंग। तो ये एक रिंग है ना, इसके सर्कल में एक ये एनर्जी आपको दिखाई दे रहा होगा और इसका रेडियस r है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में इसका जो एनर्जी होगा वो कैपिटल G कैपिटल M x डिवाइडेड बाई x² प्लस r² रूट 3/2। ये रिंग के केस में कई बार सर्किल के रूप में भी सवाल को पूछ लेता है। E इक्वल टू कैपिटल G प्लस कैपिटल G कैपिटल M x डिवाइडेड बाई x² प्लस r² का पावर 3/2 के रूप में इसको पूछता है, याद रखना है। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हमने आसानी से याद रहे इसके लिए गुल्ली डंडा कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया है। ये रॉड को हमने जो है एक डंडा मान लिया है और एक पॉइंट थी, इसके रॉड से पॉइंट के बीच की दूरी को d मान लिया है। इस पॉइंट को का मास अपना था स्मॉल m माना, पॉइंट को p मान लिया, रॉड का लेंथ को l मान लिया और मास को m मान लिया। इस केस में जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल d अंडर ब्रैकेट d प्लस l के रूप में ये फार्मूला आ गया। F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय D प्लस L के रूप में ये फार्मूला गुल्ली डंडा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये रॉड के लिए था और ये रिंग के लिए था। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और आप कोरिलेट कर पाएंगे इसको वेक्टर में, जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उससे, इसको रिंगर रोजेज कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, कहता है कि कोई अगर सर्किल है और सर्किल में अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से स्ट्रेट बाइसेक्ट करके निकलता है, तो इस केस में जो उसका जो एनर्जी होगा वो mv²/r के बराबर होगा और उसकी डिस्टेंस बीच की क्या होगी, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 2r होगी और उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो G कैपिटल M कैपिटल A यानी कि कह सकते हैं Gm² डिवाइडेड बाई 4r का पावर 4 के रूप में या 2r का होल स्क्वायर के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो जाता है Gmm डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल आपको इस सर्किल के अंदर में दिख रहा होगा। जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्किल के अंदर में ट्राइंगल, तो उसका रिजल्टेंट जो है √3b इक्वल टू mv²r के बराबर होता है। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, मास रेडियस, m मास, v क्या है, पोटेंशियल।
देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के केस में जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्योंकि ये ट्राइंगल का डिस्टेंस चारों तरफ का ए था तो ए स्क्वायर कर दिया। बी इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वही चीज़ को लिखा है यहाँ पर। देखिए जब एक सर्किल के रूप में, एक सर्किल के अंदर कोई ट्राइंगल का फॉर्म हमें दिखाई दे रहा होता है तो उसका रिजल्टेंट हम लोग ऐड करके निकाल लेते हैं। कैसे? बी को कॉमन √2 + 1/2 करके हम लोग निकालते हैं, इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये था रिंगा रिंगा रोजेस कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे कि ढेर सारे पीवाईक्यू पूछे गए हैं नीट में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कि स्मॉल जी से हम लोग डिनोट करते हैं, और यहाँ पर आर की वैल्यू जो है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6400, यानी कि 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ, याद रखेंगे 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ। कहते हैं कि नियर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस या उसके करीब जो हाइट होता है वो 0 होता है, और स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। और कैपिटल जी एम यानी कि जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड लगभग में लिखा जाता है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 जीएम भी हम लोग लिख सकते हैं, 6400 जीएम। जी नोट इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.8। अच्छा, ये वाला ऊपर वाला ही लिखा हुआ है, यहाँ पे रिपीट किया गया है। देखिए यहाँ पे सारे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में देखते हैं कि कोई भी मास है ऊपर से आ रही है तो एक सर्टेन हाइट h से आ रही होगी और उसका अपना मास भी होगा स्मॉल m। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया है स्मॉल g के रूप में कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। तो कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल एनर्जी है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल एनर्जी वो स्मॉल g इक्वल टू ई जी इक्वल टू एफ बाई एम होगा। स्मॉल जी इक्वल टू एफ बाई एम, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इक्वल टू ई जी के रूप में यहाँ पे लिख दिया गया है। एफ बाई एम की वैल्यू जो है वो ड्राइव की गई है कहीं ना कहीं, ई जी इक्वल टू क्या होता है एफ बाई एम होता है ना, और एफ का वैल्यू क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर, वो पुट कर दिया, और ई जी जो कि ई जी के बराबर हो जाता है, क्योंकि ई जी इक्वल टू क्या होता है एफ बाई एम, ई जी इक्वल टू एफ बाई एम है ना। स्मॉल जी इक्वल टू क्या होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने देखा स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर होता है, कहने का मतलब यही है। स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल जी आर स्क्वायर बाई जी के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ एक्सटेंड करके हमने लिखी है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है वो स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला जी एम बाई आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू जी एम बाई, जब कोई हाइट दिया हुआ है और उसका रेडियस भी है अपना, तो उस केस में हम लोग डिस्टेंस जो है वो आर, डिस्टेंस में आर और एच दोनों को ऐड कर देते हैं और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, जो कि किसके बराबर हो जाता है कैपिटल जी नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। यहाँ पे जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं आर को तो उस केस में ये फार्मूला हम लोग को मिलता है जी नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर, जी नोट 1 माइनस स्मॉल डी बाई आर, जी नोट 1 माइनस स्मॉल डी बाई आर का होता है। वेरिएशन इन स्मॉल जी एंड, अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक छूट रहा है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि जब भी कोई स्फीयर है, अब स्फीयर कौन हो सकता है, ज़्यादातर ग्रेविटेशन के केस में अर्थ की ही बात होती है या कोई सैटेलाइट की बात होती है, तो उस केस में जब उसका रेडियस आर है, उसकी मास एम, एक पॉइंट है जिसका मास एम है और आर और मास के बीच की जो दूरी है एक्स है, इस केस में जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ नियर मतलब मूव कर रहा होता है नियर टू अर्थ सरफेस है ना, डिस्टेंस या हाइट h के साथ में, तो फार्मूला आ जाता है स्मॉल g इक्वल टू ए जी एम बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ये इससे पहले भी हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल g प्लस क्या ई, क्या ई है ग्रेविटेशनल फील्ड, ई इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। आइए देखते हैं वेरिएशन इन स्मॉल जी एंड ई इन सॉलिड एंड होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के केस में ये ग्राफ काफ़ी पॉपुलर ग्राफ है, कई बार मॉक टेस्ट में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक तरफ देखिए परपेंडिकुलर में यहाँ पे
ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है और यहाँ पे स्मॉल r कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस ये जो बेस में है, बेस नेगेटिव होती है इस ग्राफ की, और इसका जो होता है परपेंडिकुलर और डिस्टेंस जहाँ पर आकर के मैच कर रहे हैं वहाँ पर Eg इक्वल टू जी इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, जो कि 0 के बराबर होता है ना। ये ग्राफ है, यहाँ पे देखिए ये आपका पोटेंशियल हो गया, ये रेडियस एंड ये हो गया डिस्टेंस, माइनस GM अपॉन R, ये VS पोटेंशियल ऑफ, ये VS एंड M, ये जो है ना दोनों, ये एक तरीके से देखिए ये ग्राफ होलो स्फीयर के केस में दो ग्राफ आते हैं, ये दूसरा टाइप का ग्राफ है। यहाँ पे दूसरा ग्राफ जो है एक रेक्टेंगुलर शेप लिया हुआ है और यहाँ पर इसके आगे का जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार का हमको आ रहा है। देखिए कहीं ना कहीं इस कर्व को अगर उल्टा कर दिया जाए तो हमें ये ग्राफ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, बट ये नेगेटिव में था और ये वाला ऊपर गया तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है ना। तो Vm इक्वल टू VS इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M बाई R। तो ये था होलो स्फीयर के केस में। सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होता है, अबव सरफेस ये जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, कैपिटल E बाई स्मॉल जी, कैपिटल E बाई स्मॉल जी, और ये जो डिस्टेंस था वो R था। कैपिटल E इक्वल टू GM बाई एक्स स्क्वायर, कैपिटल E क्या था GM बाई एक्स स्क्वायर, कैपिटल E बराबर क्या होता है GM बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये E है, E इक्वल टू GM बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू GM बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, इससे पहले वाले केस में देखा था कि ऊपर का हाइट H था और जब रेडियस R लिया गया था तो उस केस में ये हो रहा था। पोटेंशियल एनर्जी E इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर 1 माइनस H बाई R, 1 माइनस H बाई R, ये स्मॉल h था डिवाइडेड बाई कैपिटल R। या इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में था, स्मॉल g इक्वल टू जी नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस H बाई R का होल स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए जी नोट इक्वल टू क्या होता है GM बाई R स्क्वायर होता है, तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्साइज करके लिख दिया है। यहाँ पे जी नोट ये जब ऊपर चला गया तो ये जो माइनस था वो प्लस में आ जाता है। सिमिलरली इसका एक और ग्राफ था सॉलिड स्फीयर का। ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से, जब इसको हम लोग, ये देखिए पारा, ये क्या था पारा और हाइपर, पारा और हाइपर कुछ इस प्रकार से इसको दिखलाया जा रहा है। सॉलिड स्फीयर के केस में ये जो दूसरा ग्राफ था, कई बार इसके वैल्यू पूछे जाते हैं। सैटेलाइट एंड मास Vm बाई VS, अच्छा सॉरी सैटेलाइट नहीं है, ये पॉइंट है दो Vm बाई VS। तो इसका जो रेशियो था 3/2, उसका रेशियो क्या आ रहा था 1/5 के बराबर आ रहा था, 3/2 इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के केस में ये ग्राफ काफ़ी पॉपुलर है, क्वेश्चन में पूछे गए हैं नीट में। और उनके साथ में ये एक ग्राफ आता है जो कि रेक्टेंगुलर शेप होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि कहाँ पे ग्राफ जो है वो स्टिप कर रहा है, कहाँ पे उसकी वो हाइप कर रहा है, कहाँ पे वो नीचे आ रहा है, और उसकी वैल्यू दी गई है। होलो स्फीयर के केस में जो वैल्यू आ रही थी Vm इक्वल टू VS विच इज इक्वल टू माइनस GM बाई R, और सॉलिड स्फीयर के केस में Vm बाई VS इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 हो रहा था।
अब देखिए एक ग्राफ है जिससे कि क्वेश्चन पूछे गए 2010 और 2016 में नीट में। ये वही ग्राफ है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, ये सॉलिड स्फीयर वाला ही ग्राफ, उसी प्रकार का एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ में बोला कि अगर इसका परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अ डिस्टेंस x और बीच में जो है डिस्टेंस हाइट h ले लिया गया है डिस्टेंस d के साथ में, है ना। x डिस्टेंस नहीं है, ये दूसरा कंपोनेंट है x और ये जो है g कंपोनेंट है। और इस x से लेकर के ये जो r है उसके बीच की दूरी h आ रही है, और r से लेकर के ये x अनदर पॉइंट है। अच्छा, यही x है, यही x। तो यहाँ से ये जो रेक्टेंगल बन रही है उसका जो बीच में दो बाइसेक्ट रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, सॉरी ट्राइंगल जो दिखाई दे रहा है, इसमें इस कैपिटल R से यहाँ तक की दूरी क्या थी, d थी, और इधर से इस कैपिटल R से यहाँ तक की दूरी h है। इस केस में देखिए मिड पॉइंट में g नोट इक्वल टू gm/r² होता है। g इक्वल टू g नोट 1/d/r, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड कुछ इस प्रकार के केसेस है। वहाँ पे ये फार्मूला काफ़ी फेमस है और बुक में कुछ इसी प्रकार दिया गया है। g इक्वल टू g नोट 1 - d/r, g इक्वल टू g नोट x/r, g इक्वल टू gm/x² विच इज इक्वल टू gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। ये बार बार हम लोग इस फार्मूला को रिवाइज कर रहे हैं, पिछले पॉइंट में भी देखा था। विच इज इक्वल टू g नोट को बाहर निकाल के r डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर कर दिया, जो किसके बराबर हो जाता है, g नोट 1 - 2h/r के बराबर हो जाता है। स्मॉल चेंज के केस में हमेशा स्मॉल चेंज जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में वो 1 से 5% के बीच में ही होता है, 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इस केस में देखते हैं कि अगर चेंज की बात कर दे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में और क्वेश्चन जो है चेंज को लेकर के पूछ दे, तो जो भी होता है उसको डेल से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। डेल जी डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू डेल डी डिवाइडेड बाई डी विच इज इक्वल टू 2 del h/h आ गया। बिग चेंज जो होता है उस केस में हम लोग